Hello, everyone. My name is Richa Gupta, and let me introduce myself first. I have done MSc Biotech, BSc Biotech, and BEd. And in today's class, we are going to study about the flow of energy. तो हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि एनर्जी का फ्लो सन से हमारे जो इकोसिस्टम है उनके जो कंपोनेंट्स है उनमें किस तरीके से होता है, मतलब प्लांट से हमारे तक वो जो एनर्जी है वो किस तरीके से आएगी। एंड सेकेंड हम इसमें पढ़ेंगे जो डिफरेंट पिरामिड्स होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्लो ऑफ एनर्जी आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इसका मतलब है कि हमारे पूरे अर्थ में जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, मतलब जो भी फूड हम खाते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कन्वर्ट होता है, वो जाता है, बेसिकली ट्रांसफर होता है। तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, विच मीन्स एनर्जी फ्लो अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है इसका अल्टीमेट सोर्स है सन। सन के पास में सोलर रेडिएशंस होगा, एक एनर्जी होता है। प्लांट सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू उन्हें कन्वर्ट करता है, which means plant will convert the light energy into chemical energy, that is the glucose। एंड जब हम प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं तो वो जो ग्लूकोज है वो ट्रांसफर होता है अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल। सो दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी इज passed from one trophic level to next trophic level across the food chain, and this is known as the flow of energy in the ecosystem। So इसके लिए हमें ये जानना होगा कि जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है थर्मोडायनेमिक्स का, वो टू लॉज को बेसिकली फॉलो करता है। तो जो न्यूट्रिएंट साइक्लिक हो रहा है, जैसे कि हमारे पास में जो भी एनर्जी है, हमें ये पता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट विल कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, विच मीन्स फ्लो ऑफ एनर्जी है यहाँ पर, वो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को फॉलो करता है। सो वी हैव टू laws of thermodynamics. First law of thermodynamics, it states that energy can neither be created nor be destroyed, it will convert from one form to another। जैसे we have the sun, हमारे पास में sun है, we have the sun energy, और जो plants होते हैं they will convert sun energy into the chemical energy, that is the glucose। so यहाँ पर energy कुछ नया बना नहीं है, कुछ भी नया यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है। मतलब सोलर एनर्जी कन्वर्ट हुआ है केमिकल एनर्जी में, दैट इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ द एनर्जी। और इसको करने वाला कौन है? हमारा प्लांट्स। तो प्लांट्स ने सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया है यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज द केमिकल एनर्जी। और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा जो एनर्जी फ्लो है अक्रॉस द इकोसिस्टम, वो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो एनर्जी है उसमें से थोड़ा बहुत एनर्जी का क्या होता है? कन्वर्जन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जब ये हो रहा है एनर्जी का, तो थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होती है। देखो यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बस वो लॉस हो गया, वो एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन से निकल के दूसरे इक्वेशन में चला गया, इस तरीके से समझ लो इसे। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में निकल गया बाहर। मतलब वो इस इक्वेशन से बाहर निकल रहा है और जो वो हीट के फॉर्म में एनर्जी निकला है वो दूसरे इक्वेशन में एंटर कर रहा है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जो हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी है वहां पे सबसे पहले क्या हुआ? सन का जो एनर्जी होगा प्लांट ने कन्वर्ट किया, मतलब एक फॉर्म एनर्जी का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। और जब ये कन्वर्जन होता है तो थोड़ा बहुत जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लॉस हुआ, और जो लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं वापस से यूज हो जाएगा या फिर क्रिएट हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई यूज हो जाएगा, बेसिकली क्रिएट नहीं कहोगे, यूज हो जाएगा।
which means energy can neither be created nor be destroyed. Only it will transfer from one form to another, and during this process, some of the energy will be lost in the form of the heat. So these are the two laws of thermodynamics, जिसको हमारे इकोसिस्टम में जब फ्लो ऑफ एनर्जी होता है या फूड चेन में आप कह सकते हो, तब ये फॉलो किया जाता है, फॉलो होता है. Then next है हमारा flow of energy in the ecosystem. So you can see the sun here. This is the solar energy producers. These are the autotrophic plants or the phytoplanktons. इन्होंने यहाँ से एनर्जी को लिया और इसे कन्वर्ट किया ग्लूकोज में. Then primary consumers are the herbivores, or we have the examples like protozoans, mollusks, crustaceans, fish, insects, etc. So primary consumer, they feed on the producer. So they will took the energy from the producer. We can say they are taking the solar energy, basically converted solar energy from the producers. And then we have primary carnivores. When they feed on the primary consumers, then they will also take the converted form of the solar energy. And then we have the secondary carnivores. और जब इन सबका डेथ हो जाता है तो जो भी ये सब है यहाँ पर, इनमें डिकम्पोजर्स आते हैं और इनको डिकम्पोज करते हैं और वापस से सॉइल में इनके मिनरल्स को रिलीज करते हैं. प्लांट्स फिर से इनको इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये पूरा एक साइकिल के फॉर्म में इस तरीके से चलता है. इसी को हम कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, वेयर वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द other organism for their need. And here plants, they depends on the sunlight, and producers, they also depend on the raw materials. So they need the raw materials from the soil. So they also depends on the decomposers. They also depends on the consumers. So these are interdependent relationship. Producers and consumer, they will depend on each other. So this is the basically pattern in the flow of energy. Then these are the trophic levels organism. We have different organism across the trophic level. जो हमारा feeding level होता है, trophic level होता है, यहाँ पर different organisms होते हैं. For example, we are having producers, then the herbivores, then the primary carnivores, and the top carnivores. So producers, as I told you, these are the plants basically, and they convert the sunlight into the usable form of the energy. So they are also known as the transducer, and they represent the first trophic level. So सबसे पहले जो organism है जो sun से energy लेता है वो कौन होगा? Producer होगा. ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म होता है. और प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ दोनों हो सकते हैं. फोटो ऑटोट्रॉफ तो सनलाइट को यूज करेगा, लेकिन जो कीमो ऑटोट्रॉफ है ये बेसिकली केमिकल को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को रिलीज करता है, मतलब वो केमिकल को यूज करता है. तो फोटो ऑटोट्रॉफ हमारे सनलाइट को यूज करेंगे एंड कीमो ऑटोट्रॉफ दे ऑक्सीडाइज द केमिकल्स. अब आती है बात हर्बीवोर्स की. सो हर्बीवोर्स जो होते हैं, दीज आर द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिजम्स. और ये क्योंकि प्लांट पे पहली देखो सबसे पहला कंज्यूमर कौन हुआ? हर्बीवोर हुआ ना. और लेवल कौन सा है? सेकेंड लेवल है ट्रॉफिक लेवल में, लेकिन है तो ये कंज्यूमर. सो इनको क्या बोलोगे? प्राइमरी कंज्यूमर. दे आर द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म. देन वी हैव प्राइमरी कार्निवोर. अब ये किस में आते हैं? थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे. लेकिन ये हुए क्या? सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि पहले लेवल पे तो कौन है? प्रोड्यूसर है. तो T1 फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में क्या होगा? प्रोड्यूसर. T2 सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में क्या होगा? हर्बीवोर. T3 लेवल में कौन होंगे? प्राइमरी कार्निवोर. एंड टॉप लेवल में होगा टॉप कार्निवोर. So these are the trophic level organisms. प्रोड्यूसर्स वर्सेस कंज्यूमर, ये आखिर होते क्या है? तो देखो, प्रोड्यूसर्स दे कैन मेक देयर ओन फूड, बट कंज्यूमर कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. बिकॉज ये खाना नहीं बना सकते हैं तो जो भी कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर से ही खाना लेंगे. तो ये सन का ही एनर्जी लेते हैं. इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये सन का एनर्जी लेते हैं.
क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं। और हाँ, कंज्यूमर्स आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे आर नॉट फोटो ऑटोट्रॉफिक। हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड, they capture the sun energy, they do photosynthesis, they are green, they contain chlorophyll, they are autotrophs, and all plants and some bacteria, they are the producers. So producers, they can make their own food, and consumer, they depend on producer for their food because they cannot make their own food. They can release energy, but they want food from the producers. So we have producers like the grasses, they can produce their own food. Then we are having herbivores. Then इनके ऊपर कौन होगा? Primary carnivores, and we are having top carnivore. So producers, herbivore feeds on the producer, primary carnivore feed on the herbivores, and top carnivore feed on the primary carnivore. तो अगर हम एक ऐसे फूड चेन की बात करें जो लीनियर है, ये हमारा लीनियर है, हमने ये मान लिया कि ऐसे ही होगा। जो ग्रासेस है उनके ऊपर कौन आएगा? हर्बीवोर्स तो आएंगे ऑफ कोर्स, फॉर एग्जांपल डियर और रैबिट। अब हर्बीवोर्स के ऊपर कौन आएगा? हमारा कार्निवोर। तो सबसे पहला कार्निवोर को क्या बोलोगे? प्राइमरी कार्निवोर। और अगर किसी कार्निवोर के ऊपर दूसरा कार्निवोर होगा जो फीड कर रहा है, तो उसे क्या बोलोगे? सेकेंडरी कार्निवोर। इस डायग्राम में जो सेकेंडरी कार्निवोर हमारा है वो कौन है? टॉप कार्निवोर, क्योंकि इसके ऊपर कुछ बनाया नहीं है हमने। तो यहाँ पे क्या है? ये टॉप कार्निवोर, दिस इज द लॉयन। So these are the different organism in a trophic level. अब बात करते हैं हम फूड चेन की। So जो फूड चेन होता है इसका क्या मतलब हुआ? देखो, फूड चेन होता है जहाँ पे ग्रास है हमारा प्रोड्यूसर, इसने अपना खाना बनाया, ग्रास हॉपर ने ग्रास के ऊपर फीड किया, फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खा लिया, अब एक स्नेक आया, उसने फ्रॉग को खा लिया, अब आया हमारा ईगल, ईगल ने बोला मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो अब मैं स्नेक को भी खा लेता हूँ। तो यहाँ पर एक लीनियर ऑर्डर में खाना जो है वो ट्रांसफर हो रहा है इन वन trophic level to other trophic level. So here we have the grass, then grasshopper, frog, snake, eagle. तो ये जो हमारा सीक्वेंस है न्यूट्रिशन का ट्रांसफर होने का, इसी को कहा जाता है फूड चेन. So basically food chain we can explain as the transmission of energy and nutrient through a sequence of organism, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ग्रास के ऊपर आएगा ग्रास हॉपर, देन बर्ड, स्मॉल बर्ड्स ले सकते हो, और हॉक, ईगल, दीज आर द टॉप कार्निवोर। इनको कोई फीड नहीं करता है। टॉप कार्निवोर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके ऊपर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, कोई और उनको नहीं मारता है, कोई शिकार नहीं करता है। अब बोलोगे कि लॉयन तो मर गया, अब उसके ऊपर क्या हो रहा है? जो ईगल है वो तो आ जा रहा है, या दूसरे एनिमल्स को खाने के लिए आ गए। तो देखो, उन ईगल ने या जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उन्होंने लॉयन या टाइगर को नहीं मारा। जब लॉयन टाइगर किसी कारण से मर गए तो ऑब्वियसली वो खाने आएंगे, अरे भैया क्यों खाना खराब करना, है ना? तो फूड तो कोई वेस्ट करेगा भी नहीं अपना। तो होता क्या है, अगर लॉयन और टाइगर अगर वो मर जाते हैं तो हाँ बिल्कुल, जो हॉक है, ईगल है, उनको खाने के लिए आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? उसका काम है, उसे भूख लगा है, वो तो आएगा। लेकिन उन्होंने उसका शिकार नहीं किया है। अगर वो शिकार करके उसे मार के खाते तो हम कहते कि वो हमारे फूड चेन में है। लेकिन यहाँ पे देखो, जो हॉक है वो बर्ड्स का शिकार कर सकता है, वो उनको मार के खा सकता है, लेकिन हॉक टाइगर का शिकार नहीं करेगा, लॉयन का शिकार नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पर हम एक सीक्वेंस पूछा जाए हमसे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रास के ऊपर ग्रास हॉपर हाँ बिल्कुल खाता है, ग्रास हॉपर खाता है ग्रास को, बर्ड्स भी खाती हैं ग्रास हॉपर को, और बर्ड्स को हॉक या ईगल ये भी खा सकते हैं, वो खाते हैं, उनका वो खाना है, फूड है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये चेन चला हुआ है खाने का, उसी को कहा जाता है फूड चेन। अब आते हैं अगली स्लाइड में। तो यहाँ पर जो फूड चेन है, तो यहाँ पर फूड चेन को हम कह सकते हैं ना कि जो फूड चेन होते हैं,
हमारे इकोसिस्टम में सबसे पहले कौन होते हैं, उसमें ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। देन उसके बाद में हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को दूसरे कार्निवोर्स। तो एक तरीके से यहाँ पे एक कनेक्शन बन जाता है, एक लिंक बन जाता है। और इसीलिए हमारे पास जो फूड चेन है वो होता है 3 डिफरेंट टाइप्स का। पहला है ग्रेजिंग, सेकेंड है पैरासिटिक, एंड थर्ड है सैप्रोफिटिक और डेट्रिटस फूड चेन। So these are the 3 different types of food chain. पहले बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन की। तो ग्रेजिंग ग्रेजिंग एनिमल्स कौन होते हैं, हर्बीवोर्स। और ग्रेजिंग एनिमल्स का क्या मतलब होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो ग्रेजिंग एनिमल्स आर बेसिकली ग्रास ईटिंग एनिमल्स, हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या खाएंगे, ग्रास खाएंगे, प्लांट्स खाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है इट ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर। तो ग्रेजिंग फूड चेन में सबसे पहला जो है ट्रॉफिक लेवल में वो कौन है, हमारा प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर के ऊपर आता है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, प्रोड्यूसर्स तो चलो ग्रास है, प्लांट्स है। कंज्यूमर हमारा है कैटरपिलर। कैटरपिलर का पता है सबसे फेवरेट फूड क्या है, भिंडी, ओपरा या फिर कॉलीफ्लावर। कैटरपिलर जो होता है वो मेटामॉर्फ करता है और बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब उसको मेटामॉर्फ करके बटरफ्लाई में कन्वर्ट होना पड़ता है उसके पहले बहुत सारा खाना खाना होता है, क्योंकि फिर वो सोने चले जाता है बहुत टाइम के लिए। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ग्रास है, ग्रास के ऊपर पहला कौन आया, हमारा हर्बीवोर। अब ये जो हर्बीवोर है वो यहाँ पे कौन है, कैटरपिलर है। और कैटरपिलर को फीड करने के लिए कौन आया अभी, फ्रॉग। फ्रॉग ने कैटरपिलर को खा लिया। अब आया हमारा स्नेक, उसे भी बहुत भूख लगा था, उसने खा लिया फ्रॉग को। अब आया आउल या फिर हॉग, ईगल कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, उसने खा लिया स्नेक को। तो आउल जो है या फिर ईगल है, हॉक है, ये सारे के सारे स्नेक्स खा सकते हैं। तो जो हमारा कहने का मतलब है, जो ग्रेजिंग फूड चेन है इट स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर। अब आता है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है डेड लीफ का, दैट इज द डेट्रिटस। सो नाम से ही है कि डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट्स विद द डेट्रिटस। जिस तरीके से ग्रेजिंग फूड चेन था इट स्टार्ट विद द ग्रास और द प्रोड्यूसर, उसी तरीके से डेट्रिटस फूड चेन इट स्टार्ट्स विद द डेट्रिटस। अब इसको कोई इंसेक्ट होगा उसने डेड लीफ को खा लिया, फिर कोई बर्ड आएगा उसने इंसेक्ट को खा लिया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। हमने देखो ग्रेजिंग में भी क्या हो रहा है, साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बढ़ते जा रहा है ना यहाँ पर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेट्रिटस में यहाँ पर भी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है। और दोनों ही अपने नाम के जैसे हैं। ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट विद द producers, and detritus food chain starts with the detritus, correct, yes। लेकिन अगर हम बात करते हैं पैरासिटिक फूड चेन, अब देखो यहाँ पे साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म कम हो रहा है, इट डिक्रीजेस अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल। और यहाँ पर क्या हुआ, हमारा प्रोड्यूसर बहुत बड़ा है प्लांट, उसको चलो किसी बर्ड्स ने खा लिया, उसको फ्रूट ईटिंग बर्ड्स से उन्होंने खा लिया। अब इन बर्ड्स के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे पैरासाइट रहते हैं जो ब्लड का, जो बर्ड्स का ब्लड सक करते हैं, जैसे मॉस्किटो है। मॉस्किटो भी तो है एक पैरासाइट। तो यहाँ पर जो पैरासिटिक फूड चेन होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस। और यहाँ पर इट एंड विद द पैरासाइट। हमने उन दोनों में जब देखा था तो क्या हुआ था, ग्रेजिंग में और डेट्रिटस में नाम के जैसे दे स्टार्ट विद द ग्रासेस और द डेट्रिटस। लेकिन पैरासिटिक फूड चेन इसमें क्या हुआ, इट एंड्स विद द पैरासाइट। तो यहाँ पर पहली बात, साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म छोटा हो रहा है, इट डिक्रीजेस अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल। एंड जो नाम है इसका उसके अकॉर्डिंग इट एंड्स विद द पैरासाइट। So these are the 3 different food chain, और we can say the in a ecosystem जो हमें मिलता है अलग अलग, जैसे लीनियर फ्लो है जो एनर्जी का वो किस तरीके से मिलता है, उसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्रेजिंग, डेट्रिटस एंड द पैरासिटिक फूड चेन।
नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो सन होता है वो क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने कहा था होता है। मतलब सन से ही तो एनर्जी आगे बढ़ रही है, प्रोड्यूसर्स के पास गया, कंज्यूमर्स के पास गया, मतलब हमारा जो हर्बीवोर्स है, हमारा जो कार्निवोर्स है उनके पास गया। तो यहाँ पर जो एनर्जी फ्लो है ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। अब देखो, सन से एनर्जी कोई कार्निवोर तो ले नहीं सकता है, और जो कार्निवोर है उसके ऊपर कोई हर्बीवोर तो फीड नहीं कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि सन का एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर्स लेगा, प्रोड्यूसर से कहाँ जाएगा ये, हर्बीवोर्स पर, और हर्बीवोर से कहाँ जाएगा ये, कार्निवोर पर। मतलब जो यहाँ पर हमारा फूड चेन चल रहा है ये इसका सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। मतलब एक फ्लो में चलता है, एक डायरेक्शन में चलता है। और ध्यान रखना कि जितना भी सन से एनर्जी मिला उसका सिर्फ 1 to 6% ही प्रोड्यूसर ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। So only 1 to 6% of the solar radiation is trapped by the producer for the photosynthesis. यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे हमारा जो प्रोड्यूसर है, अब देखो जितना क्लोरोफिल होता है उसकी हर प्लांट्स की एबिलिटी डिफरेंट होती है। क्लोरोफिल पर भी डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ प्लांट्स काफी ज्यादा स्पीड में, काफी ज्यादा तरीके से बहुत सारा खाना बनाते हैं, कुछ प्लांट्स कम बनाते हैं। तो कुछ प्लांट्स काफी इफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस करते हैं और कुछ काफी कम करते हैं। लेकिन जो भी प्लांट्स ने खाना बनाया है, जो भी प्लांट्स ने सन का एनर्जी लिया और उसको स्टोर किया, उसे कहा जाता है जीपीपी, और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। हम जब प्लांट से खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ रेस्पिरेशन का लॉस होता है। तो जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इसे कहा जाता है एनपीपी, दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और द प्रोडक्शन। तो जीपीपी जो होता है, it is the basically rate at which the solar energy is captured in sugar molecule during photosynthesis, or the rate of photosynthesis in plants to make food। तो जीपीपी जो होता है वो प्लांट के पास में होता है, ये एक रेट है जिस तरीके से प्लांट अपना खाना बना रहा है, सनलाइट को कैप्चर कर रहा है। और जो एनपीपी होता है ये अवेलेबल होता है हर्बीवोर्स के पास में, इसे कहा जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। और एनपीपी क्या हुआ, हमने जो प्लांट से खाना खाया, प्लांट ने रेस्पिरेशन भी तो किया होगा, जो उसने सन से एनर्जी बनाया, तो कुछ ना कुछ तो रेस्पिरेशन प्लांट्स ने किया होगा। तो मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत तो रेस्पिरेशन का लॉस हुआ। मतलब हमें सन का जो एनर्जी प्लांट ने बनाया हमें वो पूरा पूरा नहीं मिलता है, हमें क्या मिलता है, सन का जो एनर्जी है उसके साथ में जो रेस्पिरेशन लॉस है उसके बाद जो बचा एनर्जी हमें वो मिलता है। तो जो एनपीपी होता है वो हर्बीवोर्स के लिए हुआ। और अगर कार्निवोर्स ने हर्बीवोर्स के ऊपर फीड किया तो उनका भी तो रेस्पिरेशन लॉस हुआ। तो कार्निवोर्स के लिए क्या होगा, एनपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। अंडरस्टूड। सो देख लो, जो हमारे शाकाहारी लोग होते हैं, हर्बीवोर्स हमारे होते हैं, उनको कितना ज्यादा सन का एनर्जी मिलता है। लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं उनको क्या होता है, थोड़ा थोड़ा एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो जो सन का एनर्जी है वो मैक्सिमम कहाँ पर होगा, किसके पास होगा, प्रोड्यूसर्स के पास में होगा। उसके बाद कहाँ होगा, हर्बीवोर्स पर, और फिर कार्निवोर्स तक आते आते वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये है हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी। नाउ नेक्स्ट वन इज द फूड वेब। हमने फूड चेन की बात की, अब फूड वेब क्या होता है। जितने भी फूड चेन है, क्या ऐसा हुआ होता है क्या कि जो एक पर्टिकुलर बर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ चावल खाए या सिर्फ गेहूं खाए, ऐसा तो नहीं ना। हमारी जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्लांट्स भी खाती हैं, वो इंसेक्ट्स भी खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं। तो हमारे पास जो फूड अवेलेबल होता है हम उसके अकॉर्डिंग खाना खाते हैं। और कई बार खाना तो है लेकिन हमें खाने का कुछ और मन है, तो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी खाना खाते हैं। तो जो हमारा फूड वेब है, बेसिकली इट इज द इंटरकनेक्टेड फूड चेन। और जो फूड वेब होता है ये डिपेंड करता है टेस्ट प्रेफरेंस पर और फूड अवेलेबिलिटी के ऊपर।
मतलब खाना कितना है हमारे पास और हमारा खाने का क्या मन है। अब रोज रोज तो किसी का भी ना दाल चावल खाने का मन नहीं करता। कभी कभी किसी का मन करता है पिज्जा खा लो, कोई मन करता है इडली खा लो, कोई कुछ और खा लो, कुछ और खा लो। मतलब क्या हुआ, हमारा टेस्ट चेंज होते रहता है। हमारे पास ऑप्शन तो है कि हमारे पास बहुत सारा खाना है, लेकिन हमें हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग खाने का भी मन करता है। तो जब ये फूड वेब की बात आती है तो वैसे ही प्लांट्स के साथ में क्या होता है, अब एनिमल्स है। अब जैसे कि हमारा जो भिंडी का प्लांट है बहुत टेस्टी लगता है प्लांट, ये वाला इंसेक्ट्स को, कैटरपिलर को। तो कैटरपिलर जो होता है ना, अगर भिंडी का प्लांट है साथ में टमाटर का प्लांट है, तो जो कैटरपिलर होगा वो भिंडी खाना प्रेफर करता है, उसको वो टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो हमारे प्लांट्स में भी है, हमारे जो इंसेक्ट्स है, जो हमारे एनिमल सिस्टम में है, ऑर्गेनिजम्स है, उन सब में एक टेस्ट प्रेफरेंस होता है, फूड अवेलेबिलिटी होती है। मतलब हमारे इकोसिस्टम के अंदर इंटरकनेक्टेड फूड चेन में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, और यही आधार होता है फूड वेब का। तो फूड चेन जो होता है वो एक सिंगल लीनियर पाथवे होता है, लेकिन जो फूड वेब होता है वो हमारा इंटरकनेक्टेड पाथवे होता है। फूड चेन क्या हुआ, बस एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे को फीड किया, एक लीनियर फ्लो में चल रहा है। जैसे कि हमारा जो स्पैरो है, स्पैरो ने अगर ग्रेन खाया तब तो वो हर्बीवोर हो गया, मतलब प्लांट्स खा रहा है ना तो हर्बीवोर हो गया। लेकिन अगर स्पैरो ने इंसेक्ट खा लिया तब क्या हो गया, वो प्राइमरी कार्निवोर हो गया, या फिर सेकेंडरी कार्निवोर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द इंसेक्ट। तो बेसिकली हमारा जो स्पैरो है कभी वो हर्बीवोर है कभी वो कार्निवोर है। मतलब क्या हुआ, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, फूड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर खाना खाता है, फूड वेब में पार्टिसिपेट करता है, तो वन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज मेनी ट्रॉफिक लेवल। लेकिन हमारे फूड चेन में ऐसा नहीं है, फूड चेन में तो ये चीजें चलती नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज ओनली वन ट्रॉफिक लेवल। तो ये हमारा फूड चेन है, जहां पर जो स्टेबिलिटी होती है हमारी इकोसिस्टम की थोड़ी डिक्रीज होती है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक जैसा खाना खाएगा, मतलब वो काफी ज्यादा उस ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगा खा खा करके। लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं है, कभी वो कुछ खा रहा है कभी वो कुछ खा रहा है। तो फूड वेब में क्या हो रहा है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा सा स्टेबल रहता है, और हमारा फूड चेन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये डिफरेंसेस है फूड चेन और फूड वेब में। अब कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं इन दोनों में ही। फूड चेन और फूड वेब रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि कौन किसको खाता है, तो दे बोथ रिप्रेजेंट हु ईट्स हु। और इन दोनों में ही 10% ऑफ द एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होता है। हम 10% एनर्जी लॉ अभी आगे पढ़ेंगे, ये क्या होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि इन दोनों में ये कॉमन पॉइंट है। सो ये रहा हमारा 10% एनर्जी लॉ। तो आप देखो, सन तो मैंने बोला था कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इस बात का ध्यान रखना कि जो प्लांट है वो हमारे सन का 1% to 6% एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट के पास जो एनर्जी है उसका सिर्फ 10% एनर्जी दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होगा, और 90% एज अ रेस्पिरेटरी लॉस हो जाता है। तो ये जो एक फिनोमिनन होता है, जो प्रोसेस होता है, इसको लेंसमैन ने डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था। इसीलिए इसे कहा जाता है लेंसमैन 10% एनर्जी लॉ। और इसको दिया था 1942 में लेंसमैन ने। उन्होंने देखा था कि कुछ जो पार्ट होता है एनर्जी का वो हमारा रेस्पिरेशन में लॉस हो जाता है, दूसरे प्रोसेस में लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर अगर इसके पास में 10 to the power 6 जूल ऑफ सनलाइट है, तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो इसका 1%, हम कैलकुलेशन में 1% लेते हैं, तो 1% एनर्जी सनलाइट का वो खाना बनाने में यूज कर लेगा। तो अगर सनलाइट में 10 power 6 जूल है, एग्जाम्पल लो, बहुत कम लिखा है बट बहुत ज्यादा होता है, बट एग्जाम्पल में है 10 power 6 जूल ऑफ सनलाइट है, तो प्लांट 1% लेके खाना बनाएगा। तो खाना कितना बना, 10 power 4 जूल। 10 power 6 का 1% होता है 10 power 4 जूल। अब बाकी इसका 10 power 4 जूल का 90% लॉस हुआ, बचा कितना, 10 power 3 जूल एनर्जी, वो आएगा प्राइमरी कंज्यूमर 10% एनर्जी।
तो यहाँ पे 10% का ट्रांसफर हो रहा है, और सनलाइट का 1% प्लांट ने लिया और 10% अब ट्रांसफर किया। तो अगर यहाँ पे 10 पावर 6 जूल है, तो प्लांट्स ने जीपीपी के फॉर्म में कितना लिया, 10 पावर 4 जूल, और बाकी एनपीपी के फॉर्म में कितना ट्रांसफर किया, T2 लेवल में 10 पावर 3, देन 10 पावर 2, देन 10 पावर 1 जूल। तो यहाँ पे 10% एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, बाकी 90% लॉस हो रहा है। इसी को कहा जाता है 10% एनर्जी लॉ और द लेनमेंस एनर्जी लॉ। Now, these are the next topic is ecological pyramids. So, ecological pyramids इसको basically चार्ल्स एल्टन ने दिया था, और इसे हम एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसमें हमारे पास है पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, 3 पिरामिड्स है। पिरामिड्स ऑफ नंबर में हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास में हम उनका जो वेट है वो चेक करते हैं। एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है, इसमें हम एनर्जी का फ्लो चेक करेंगे। सो फर्स्ट वन इज द पिरामिड ऑफ नंबर। अब देखो, ये हमारा 2 एग्जाम्पल है। पहला है प्रोड्यूसर्स का एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दूसरा है एक पैरासिटिक फूड चेन। तो अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर लेंगे तो हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट करेंगे। अब जैसे कि ग्रासेस है, तो ग्रासेस में क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत सारे, मान लो कि इसमें 10,000 ग्रास है, बहुत सारे नंबर होते हैं ग्रासेस के। अब 10,000 ग्रासेस में कितने हो गए, मान लो 1,000 इंसेक्ट्स है। 1,000 इंसेक्ट्स के ऊपर कितने फ्रॉग हो सकते हैं, मान लो 500 फ्रॉग्स और 500 बर्ड्स होंगे, या 200 बर्ड्स भी हो सकते हैं। लेकिन हॉक या अदर ऑर्गेनिज्म कितने होंगे, हॉक मतलब जो टॉप कार्निवोर है, 4-5 ऐसे कुछ होंगे। तो देखो नंबर अगर आप देखोगे तो नंबर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो जो हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अक्रॉस अ ट्रॉपिक लेवल डिक्रीजेस, वो कम होने लग जाते हैं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड है कैसा बन रहा है, ट्रायंगल। ट्रायंगल तो दोनों है, लेकिन ये हमारा अपराइट है, ऊपर खड़ा हुआ ट्रायंगल, और ये कैसा है, नीचे की तरफ ट्रायंगल, मतलब ये कैसा हो गया, इनवर्टेड। तो हमारा जो पिरामिड ऑफ नंबर है, अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो वो कैसा होगा, अपराइट होगा। लेकिन अगर हम पैरासिटिक फूड चेन की बात करते हैं, तो एक पेड़ है, पेड़ पे कितने हो गए, मान लो 20 बर्ड है, 20 बर्ड्स है, 20 बर्ड्स के ऊपर कितने होंगे, कम से कम 100-200 लाइस, जुए होते हैं ना लाइस, या बर्ड्स पैरासाइट्स होंगे। उनके ऊपर तो फ्लीज माइक्रोब्स और भी ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है, ये T1 T2 T3 T4 लेवल इनमें बढ़ते जा रहा है। तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसमें, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल, और पैरासिटिक फूड चेन, इनमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, इंक्रीजेस अक्रॉस द फूड चेन। सो हमारा जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये क्या होता है, हम इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट करेंगे। नॉर्मली अपराइट होता है, लेकिन जो डेट्रिटस फूड चेन है या फिर पैरासिटिक फूड चेन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पर इस तरीके से फीड करता है, उसे में क्या होगा, ये inverted, this is inverted pyramid, and this is upright pyramid, this is pyramid of number। पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है इसमें हम वेट बायोमास काउंट करते हैं। तो अब इसमें देखो, ग्रासलैंड में ग्रासेस का वेट ज्यादा होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर और उन सब का वेट डिक्रीज होता है। अब पेड़ पौधे तो बहुत है, उनका अगर वेट काउंट करोगे बहुत हो गया। अब अगर मान लो यहाँ पे हमने माइस लिखा है, अगर माइस को देखोगे तो उनका वेट पेड़ पौधों से कम होगा, क्योंकि उनका नंबर भी तो क्या होता है, कम हो जाता है ना। ग्रासलैंड में नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर कम हो रहा है तो वेट भी कम हो जा रहा है। लेकिन हमारा जो पॉन्ड इकोसिस्टम है
यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर हमारा देखो कम तो यहाँ पर भी हो रहा है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन से बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में, मिलियंस मिलियंस होते हैं, और फिशेस तो मिलियंस में होती नहीं है। नंबर तो भले ज्यादा होगा, नंबर में अगर देखोगे ना पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम, तब तो वो अपराइट होगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो अगर इसका वेट काउंट करोगे तो हमारा जो ये है फाइटोप्लैंक्टन, देखो एल्गे जैसा है जो, ये तो बहुत ही हल्का फुल्का है, इसका तो वेट बहुत कम होता है। और जो फिशेस होती हैं अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल, जब ऊपर पहुंचोगे लार्ज फिश, उनका वेट तो काफी ज्यादा होता है। तो जो पॉन्ड और ओशियन इकोसिस्टम है, उसमें पिरामिड ऑफ नंबर हमारा अपराइट होगा, नंबर पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होगा। लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास हमारा क्या होगा, इनवर्टेड, इट इज इनवर्टेड। तो ये बात ध्यान रखना कि हमारा जो पिरामिड ऑफ बायोमास है, इसमें ये भी नॉर्मली तो अपराइट है, लेकिन ओशियन और पॉन्ड इकोसिस्टम में इट इज क्या होगा, ये हमारा यूजुअली अपराइट है, इसमें क्या होगा हमारा इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्शन भी कह सकते हो। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी की बारी। तो हमारा जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, इसमें क्या होता है कि 10% एनर्जी लॉ होता है ना। तो 10% एनर्जी लॉ में क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, हमारा तो पिरामिड हमेशा ही कैसा होगा, अपराइट होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है, इट इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि हमारा जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल हो रहा है। एनर्जी हमेशा 10-10% लॉस हो रहा है, मतलब कम कम एनर्जी सन के ऊपर पहुंच रही है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द 10% एनर्जी लॉ, इट इज ऑलवेज अप राइट, ऐसे खड़ा हुआ पिरामिड होगा हमेशा। ठीक है, झुका हुआ नहीं होगा। तो ये रहा हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑलवेज अप राइट। कुछ लिमिटेशंस होती है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, जैसे कि जो एक स्पीशीज है, दे मे ऑक्यूपाई मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल इन केस ऑफ फूड वेब। इसीलिए जो पिरामिड सिस्टम होता है, उसमें हम फूड चेन को इंक्लूड करके हम पिरामिड्स बनाते हैं, हम फूड वेब नहीं बनाते, इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि फूड वेब में तो एक ऑर्गेनिज्म है, कभी वो T1 लेवल पर है, कभी T2 पर है, कभी T3 पर है, कुछ भी चेंज हो सकता है उसका। इसी वजह से इसकी लिमिटेशंस में पहला क्या होगा कि हमने यहाँ पे फूड वेब इंक्लूड नहीं किया, हम सिर्फ फूड चेन को लेकर के पिरामिड्स को बनाते हैं। दूसरा है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो हर लेवल पर आते हैं, इसीलिए इनको भी हम इंक्लूड नहीं करते। थर्ड है, हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल फूड चेन लेते हैं, हम कॉम्प्लेक्स फूड चेन को इंक्लूड नहीं करते हैं। सीजन क्लाइमेट्स, इन सबको भी इंक्लूड नहीं किया। और they do not consider the possibility of existence of the same species at different trophic level। मतलब हम यहाँ पे फूड वेब इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो जो मेन हमारा लिमिटेशन है, फूड वेब इंक्लूड नहीं हुआ है, डिकम्पोजर्स इंक्लूड नहीं हुए हैं। तो ये हमारा लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। देन ये कुछ क्वेश्चन हैं फ्लो ऑफ एनर्जी में, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। तो जो एनर्जी फ्लो होता है वो बेसिकली कैसे होता है, पहला सन, सन से क्या होगा ऑटोट्रॉफ, देन हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के बाद में प्राइमरी कार्निवोर एंड देन सेकेंडरी कार्निवोर। तो हमेशा ये एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो में एनर्जी चलता है, ये ध्यान रखना, हमेशा याद रखना इसको। ठीक है, दूसरा है व्हाट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम कॉल्ड। क्या बोलोगे, जो ये एनर्जी है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, उसे क्या बोलोगे हमारे इकोसिस्टम में। तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। जो ट्रॉपिक होता है ये हमारा एनर्जी लेवल्स होता है। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम में, ये एक ट्रॉपिक लेवल्स में होता है। थर्ड है हाउ कैन द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम बी डिस्क्राइब। अगेन द सेम क्वेश्चन है ये, तो इसमें वही आंसर होगा हमारा, पहला सोलर रेडिएशन, देन प्रोड्यूसर, देन हर्बीवोर एंड देन कार्निवोर। ये हमारा हमेशा से कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल फ्लो में चलेगा, हमेशा ऐसा ही होता है। और जो हमारा एनर्जी फ्लो डायग्राम होता है, ये हमारा बेसिकली फ्लो चार्ट के फॉर्म में होता है, जो हमने बनाया था अभी।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे एनर्जी फ्लो के रिलेटेड जो पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो द हर्बीवोर्स को क्या बोलोगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी और none of these? So herbivores, they feed on the plant, so they are the primary consumers. First one is the answer. Second है the order of organism in an aquatic food chain. एक्वाटिक फूड चेन जो होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम जो होता है, ओशन इकोसिस्टम जो होता है, उनमें क्या होगा? पहला फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद में क्या आएगा? हमारा जो हर्बीवोर्स है वो आएगा। फिर आएगा हमारे फिशेस वगैरह आएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है, फाइटोप्लैंक्टन्स कौन है हमारे? डायटम्स। उसके ऊपर कौन आएगा? क्रस्टेशियंस, देन फिश एंड द सीड। So here answer is D. D is the answer. The order is D. Then next one is, in a food chain, the total amount of living material. Total amount of living material. उसको क्या बोलोगे? Total amount of living material is the pyramid of biomass. अगर पूछा जाएगा total number of organism, तब क्या होगा? Pyramid of number. And energy flow, तब क्या होगा? Pyramid of energy. यहाँ पूछा गया है total amount of living material. So answer will be pyramid of biomass. Next is इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या बनाता है? फूड चेन, फूड वेब, बोथ और नन। तो हमारे पास दोनों ही हैं, फूड चेन भी है, फूड वेब भी है। ऐसे तो फूड चेन है, और अगर हमने टेस्ट प्रेफरेंस लिया, अपना फूड अवेलेबिलिटी चेक किया, तो क्या बन जाएगा? वो फूड वेब। तो आंसर विल बी सी, बोथ द अबव, बोथ ए एंड बी। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फूड चेन्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द सोलर रेडिएशन। तो विच ऑफ द फूड चेन कौन सा करेगा? ग्रेजिंग, दैट इज द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, आंसर विल बी सेकेंड। देन इन अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, द टॉप कंज्यूमर्स क्या होंगे? हमेशा कार्निवोर्स, ऑलवेज कार्निवोर्स। ठीक है, आंसर विल बी द ए फर्स्ट, carnivores. Then food chain start with photosynthesis. खाना बनता है ना, तो फूड चेन बनेगा। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड, photosynthesis. Then in a food web, each successive trophic level has. फूड वेब में क्या होता है? इंक्रीज होता है टोटल एनर्जी, या लेस होगा, या मोर होगा, या नॉट एस्टिमेटेड। देखो, अगर हम फूड चेन की बात करते हैं, तो फूड चेन में क्या हो रहा है? हमारा जो फ्लो ऑफ एनर्जी है सन का, वो तो हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेस हो रहा है। तो वैसे फूड वेब जो होता है वो इंटरकनेक्टेड फूड चेन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? हमारा जो एनर्जी कंटेंट है, हमेशा ही कहीं पर भी किसी भी ट्रॉपिक लेवल में अगर हम जाते हैं, तो क्या होता है? ऊपर जितना जाओगे उतना ही हमारा फूड का जो होता है, एनर्जी का जो होता है, वो लॉस होता है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं फूड वेब की, तो यहाँ पर हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, बट ओवरऑल कह सकते हो कि लेस टोटल एनर्जी कंटेंट होगा। तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर विल बी नॉन एस्टिमेटेड एनर्जी कंटेंट, डी। क्योंकि अगर फूड चेन होता तब आंसर होता बी, बट फूड वेब लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा इसका? D. Then next is, in an ecosystem, there are more prey and predators. This relationship is called as predator-prey relationship, food webs, pyramid of number और succession। क्या होगा? हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें प्रे और प्रेडेटर्स होते हैं, एंड दे आर मोर, हमेशा ज्यादा प्रे होता है। क्योंकि जो प्रेडेटर्स होता है वो क्या करता है? प्रे के ऊपर फीड करता है। तो हमेशा जो हमारा प्रेडेटर है वो प्रे के ऊपर फीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा गया है इकोसिस्टम में नंबर्स के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा? दे आर मोर प्रे, विच मीन्स इट इज पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में बात हो रही है ना।
प्रेडेटर और प्रे में जो होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि मोर प्रे है, लेस प्रेडेटर है। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि प्रेडेटर हमेशा कम होता है और प्रे ज्यादा होता है, और जो प्रेडेटर होता है हमारा कभी भी प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता है। मतलब अगर उसने सब कुछ खा लिया प्रे को, तो क्या होगा, वो भूखे मरने की उसकी नौबत आ जाएगी। तो नॉर्मली इकोसिस्टम में हमारा अगर प्रे और प्रेडेटर दोनों को सरवाइव करना है, तो प्रेडेटर को कभी भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। तो आंसर होगा यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर, बिकॉज इन्होंने मोर लिखा ना, मोर नंबर। अगर ये पूछते कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द इंटरेक्शन, व्हाट वी द इंटरेक्शन बिटवीन प्रे एंड प्रेडेटर्स, व्हाट वी कॉल्ड एज, तब बोलते हैं इसमें प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। तो अगर इंटरेक्शन बिटवीन यूज होता तब आंसर होता बी, बट इसने बोला है कि दे आर मोर प्रे, तो नंबर के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा ये पिरामिड ऑफ नंबर। नेक्स्ट है दिस, द सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर इन अ फूड चेन। अब देखो सेकेंड ऑर्डर कौन हुआ, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, T1 हर्बीवोर, T2 प्राइमरी कार्निवोर, T3 सेकेंडरी कार्निवोर, T4 एंटोप कार्निवोर, T5। ध्यान रखना कि प्रोड्यूसर्स को हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर, हर्बीवोर्स क्योंकि प्रोड्यूसर्स पर कंज्यूम कर रहे हैं, सो दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर, और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर दे आर T2 लेवल। प्राइमरी कार्निवोर्स क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। कार्निवोर है, प्राइमरी है क्योंकि हर्बीवोर पे फीड कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर वाइज क्या हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, एंड सो ऑन। तो पूछा गया है कि सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, तो ये रहा हमारा जो कंज्यूमर है वो ये है प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंड ऑर्डर कार्निवोर। मतलब हमारा जो सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर है वो क्या हुआ, हमारा प्राइमरी कार्निवोर, T3 लेवल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि T3 लेवल में जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है। देखो कैटल्स दे आर हर्बीवोर, डियर हर्बीवोर, गोट हर्बीवोर। तो ये तो हमेशा क्या होंगे, हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। दे विल नेवर बी द सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर। तो आंसर कौन सा बचा, सी, टाइगर। टाइगर it may be the second order consumer, so answer will be the C. Next, this is the end of the slide. I hope you enjoy the class, and if you have any problem, then you can definitely ask me. You can comment me anytime. So these are all about the flow of energy. Thank you so much.